चलिए जी, तो फाइनली बड़े संघर्ष के बाद अंततः ये सब चल गया। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा सेक्शन 10, बाइंडिंग फोर्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। शायद ये पढ़ना शुरू कर दिया था हम लोगों ने, नहीं नहीं करा था। सेक्शन 9 पढ़ लिया था। सेक्शन 4 कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस पढ़ रहे थे। ये तो बहुत बुरा हो गया फिर अब अपने साथ। सेक्शन 4 वाला तो प्रेजेंटेशन है ही नहीं इसमें, वो भी बुला लेता हूँ। रुको रुको, वो भी बुला लेते हैं। ये पढ़ रहे थे ना बेटा? ओके ओके, वेरी गुड। चलो, गुड मॉर्निंग बेटा। नेम क्लॉज, प्लेस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, नॉमिनी क्लॉज और लाइबिलिटी क्लॉज, ये सब होता है, हमने पढ़ा था। फिर हमने कहा था कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो नाम में क्या लगाना पड़ेगा? प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी है तो नाम में क्या लगाना पड़ेगा? लिमिटेड। लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड तो एक डिसएडवांटेज है कि देखो इनकी कंपनी लिमिटेड है, बचो, सावधान रहो, ये बहुत बुरे लोग हैं। अगर कंपनी डूब गई तो कंपनी के अमीर शेयर होल्डर इस गरीब कंपनी के लिए कुछ नहीं करने वाले, इसलिए ये लिमिटेड लगा बेटा। और सेक्शन 8 कंपनी को इससे एग्जाम्पशन दे दिया कि तुमको लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है। सर, पर अगर हम कुछ न लगाएं तो नाम बड़ा सूना सूना सा लगता है, तो क्या करें इस अकेलेपन को दूर करने के लिए? ऐसा सिंगल सिंगल नाम अच्छा नहीं लगता है सर। आई वॉन्ट टू हैव सम गुड नेम, तो नाम में लगा लो फाउंडेशन, काउंसिल,
कन्फेडरेशन, चैम्बर, जो अच्छा लगा लगा लो। ट्रस्ट नहीं लगा सकते, ये कल भी कह दिया था मैंने। कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं लगा सकते, ये भी कह दिया था मैंने। श्वेता भी नहीं लगा सकते। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। एट, प्लेस क्लॉज में क्या लिखना पड़ेगा सर? सर हमको लिमिटेड ही अच्छा लग रहा है तो क्या करें? तो लगाओ ना। सरकार ने ये थोड़ी बोला कि आप लगा नहीं सकते, सरकार ने बोला कि लगाना जरूरी नहीं है। सर हम तो प्राइवेट लिमिटेड लगाएंगे, लगाओ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। प्लेस क्लॉज में पूरा नाम नहीं आता है। प्लेस क्लॉज में पूरा एड्रेस नहीं आता है। प्लेस क्लॉज में सिर्फ उस स्टेट का नाम आता है जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। यू वोंट गिव कंप्लीट एड्रेस। कंप्लीट एड्रेस किसी कंपनी का चाहिए ना, तो बेटा वो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में देखने को मिलता है। अगर थोड़ा दिमाग पे जोर डालें तो मैंने आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखाया था, उसमें नीचे कंपनी का कंप्लीट एड्रेस लिखा हुआ था। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिर्फ उस स्टेट का नाम लिखेंगे जहां रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। ऑब्जेक्ट क्लॉज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज अगर कोई है तो वो ऑब्जेक्ट क्लॉज ही है बेटा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज आई कैन से। क्यों सर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ऑब्जेक्ट क्लॉज? क्योंकि एक कंपनी अपने इनकॉर्पोरेशन के बाद सिर्फ वही बिजनेस कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हो। दूसरा कोई भी काम करना कंपनी के लिए अलाउड नहीं है। तो सर ऐसा क्यों? अरे यार, जब आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो तो आप हमेशा ये जानना चाहोगे कि मेरी कंपनी इन पैसों को यूज कैसे करने वाली है। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। यू वुड लाइक टू नो कि मेरी कंपनी इन पैसों को यूज कैसे करने वाली है। अब सोचो कि आप बस स्टैंड पहुंचे। आजकल तो बस स्टैंड का कंसेप्ट ही खत्म हो गया है क्योंकि सरकारी बसें सब आउट हो गई। बट समझो आप बस स्टैंड पहुंचे, उधर आपने एक बस पे बोर्ड लगा हुआ देखा, इंदौर बस स्टैंड पे बस पे बोर्ड लगा था मुंबई। तो आप टिकट खरीद करके बस में पीछे सीट जाके बैठ गए आराम से, और बैठ के आ गए, आप तो सो गए। आप तो बस में बैठे और आपको नींद लग गई और जम के सोए। और सुबह आपने उठा, देखा बस चल रही है, खिड़की से बाहर झांका तो कुतुब मीनार दिख रही। आप बोलो ये क्या हुआ? बॉम्बे में कुतुब मीनार कब से बन गई यार? ओ बस वाले भैया क्या है ये? बोले भाई साहब आप हमने क्या था, बॉम्बे की बस चलाई थी बट सवारी नहीं हो पाई। बॉम्बे 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 बहुत आवाज लगी, लोग ही नहीं आए। दिल्ली वालों की लाइन लगी हुई थी, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। हमारे पास परमिट दोनों रूट का है तो हमने दिल्ली की सवारी बिठा ली। क्या हो जाए आपके साथ? गड़बड़ है ना। आप क्या सोच के बस में बैठे और क्या कहाँ पहुंच गए? आपने कंपनी में पैसा लगाया कि ये सॉफ्टवेयर कंपनी है तो बढ़िया, इसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। बाद में मालूम पड़ा किराने का सामान बेच रहे लॉकडाउन में। बोले क्यों? अरे बोले यार वो क्या सॉफ्टवेयर बनाते आ नहीं रहा ढंग से मजा नहीं आया उसमें, तो हमने ये चेंज कर दिया। नो दिस इज चीटिंग यार, ये तो दिस इज नॉट डन। ये तो बात क्या हो जाएगी, पूरी तरह से गलत हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिख दो क्या करने वाले हो, और जो करोगे उसके अलावा फिर कुछ और, जो लिखोगे उसके अलावा कुछ और कर नहीं पाओगे। आप भी बहुत शाणे, सुना है वर्ड, सुना है ये वाला? सयाना अलग होता है और शाणा अलग होता है। शाणा एक नेगेटिव वर्ड है, मतलब बहुत तेज चल रहे हो आप, अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझ रहे हो। आरुषि ने बोला जा ऑब्जेक्ट लिख के ला, क्या करेगा? आपने लिखा कुछ भी। बोले बेवकूफ ढंग से लिख। अच्छा अच्छा, बोले सर सॉरी। तो आपने लिखा द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज टू डू बिजनेस। अंग्रेजी में नहीं चलेगा। तो फिर आप लिखो कि ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज टू डू ट्रेडिंग बिजनेस। ये भी नहीं चलेगा क्योंकि ट्रेडिंग तो किसी भी चीज की हो सकती है, सुई से हवाई जहाज तक। मैं रॉकेट खरीदूंगा बेचूंगा दिवाली के वाले। तो यार बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि दिस इज ए सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
और हम सीमेंट मैन्युफैक्चर करेंगे, हम सीमेंट खरीदेंगे, हम सीमेंट बेचेंगे, हम सीमेंट इंपोर्ट करेंगे, हम सीमेंट एक्सपोर्ट करेंगे, हम सीमेंट कंपनी के डीलर बनेंगे, हम वाइट सीमेंट बनाएंगे, हम ब्लैक सीमेंट बनाएंगे, हम दिस सीमेंट बनाएंगे, हम दैट सीमेंट बनाएंगे। वो ठीक है, सीमेंट के आसपास आप कितनी भी बातें लिख दो उसमें, वो सब चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अच्छा कोई बड़ी कंपनी बना रहे हो आप 100 करोड़ कैपिटल के साथ, तो आप 3 ऑब्जेक्ट भी लिख के ले गए तो आरओसी उससे भी मना नहीं करेगा आपको कि यार हम सीमेंट का भी बिजनेस करेंगे और सॉफ्टवेयर का भी करेंगे और एक स्टील प्लांट भी डालेंगे। ये लिख के ले गए आप राकेश प्राइवेट लिमिटेड में, पीडअप कैपिटल रखने वाले हो 20 रुपए ऑथोराइज 1 लाख, तो पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी भी डाल लेगा 20 रुपए में है, क्या क्या करेगा, आरओसी रिजेक्ट कर देगा। अच्छी कंसिडरेबल साइज की कंपनी है तो एक की जगह 3-4 ऑब्जेक्ट भी, वो 5 ऑब्जेक्ट भी आपको अलाउ कर सकते हैं, बट बहुत जनरल ऑब्जेक्ट आप नहीं लिख सकते। अरे आप शाम को रात को घर से निकल रहे हो 8:30 बजे, पापा 1 मिनट जरा कार की चाबी देना, कहाँ चले, बोले कहीं जा रहा हूँ, बोले कहाँ बेटा, बोले बस यहीं इंदौर में ही, नहीं चलेगा ये सब, आपको पिन पॉइंट करना पड़ेगा, एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि आप क्या करने वाले। बस ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो। ध्रुव इज आस्किंग सर, ऐसे तो फिर रिलायंस इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी तब उसने मेंशन किया होगा कि कॉन्ग्लोमरेट कंपनी होगी, तो अब ऐसे इतनी सारी फील्ड में, नहीं 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 बेटा, रिलायंस एक कंपनी नहीं है, रिलायंस एक ग्रुप है ध्रुव। और ये जो आप देख रहे हो कि उनका जो जियो मार्ट चल रहा है तो वो अलग कंपनी में चल रहा है, उनका बिजनेस चल रहा है, ये सिम वाला बिजनेस चल रहा है वो अलग कंपनी में चल रहा है, फाइबर बिजनेस अलग कंपनी में चल रहा है। और आज के न्यूज़पेपर में तो खबर भी है कि रिलायंस अब एक नई सब्सिडरी बनाने वाला है और उस सब्सिडरी की 5-10 और सब्सिडरी बनाने वाला है। और वो क्या करने वाले हैं कि एक कंपनी बनाएंगे जिसका नाम होगा रिलायंस ऑयल टू केमिकल, रिलायंस O2C, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर अभी ऑयल बिजनेस है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर अभी कौन सा बिजनेस है, ऑयल बिजनेस। और ये जो जियो बिजनेस है वो उसकी सब्सिडरी में है, रिटेल बिजनेस है वो दूसरी सब्सिडरी में, और फाइबर बिजनेस है वो तीसरी सब्सिडरी में। ऐसी सैकड़ों सब्सिडरीज हैं उसकी। हर नया बिजनेस एक नई सब्सिडरी में करते हैं, उसके ऑब्जेक्ट क्लॉज में एक नया ऑब्जेक्ट लिखते हैं। पर अब रिलायंस पता है क्या सोच रहा है कि ऑयल बिजनेस भी रिलायंस इंडस्ट्रीज से बाहर कर दिया जाए, और उन्होंने एक नई कंपनी बना ली है जिसका नाम है रिलायंस O2C, रिलायंस ऑयल टू केमिकल। और वो डीमर्ज कर रहे हैं कंपनी को, यानी ऑयल वाला पूरा बिजनेस उठा के उस कंपनी में बेच देंगे, ट्रांसफर कर देंगे और उस कंपनी को बना लेंगे अपनी सब्सिडरी। फिर ऑयल के अंदर भी सब पार्ट्स हैं, ऑयल में ये वाला काम, ऑयल में वो वाला काम, ऑयल में ये काम, ऑयल में वो काम। तो फिर उस सब्सिडरी की 5-7 सब्सिडरीज होंगी जिनमें ये सारे काम चलते रहे। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि अब कल को अगर उनको एक इन्वेस्टर लाना है और सिर्फ ऑयल बिजनेस में लाना है, तो अभी तो उनको अगर इन्वेस्टर लाना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इन्वेस्टर लाना पड़ता है, तो बिसाइड्स ऑयल बिजनेस वो रिलायंस के सारे बिजनेस में हिस्सेदार बन जाता है। ऑयल कंपनी सेपरेट कर दी, उसमें इन्वेस्टर लाना क्या हो जाएगा, आसान, जैसे आरामको है ऐसे और कंपनी को ले आएंगे। अब जियो में भी यही तो हुआ, रिलायंस रिटेल में यही हुआ और जियो में यही हुआ, क्योंकि जियो का बिजनेस अलग सब्सिडरी करती है और रिटेल का बिजनेस अलग सब्सिडरी करती है, तो उसमें फेसबुक को लेके आ गए जियो में। बट फेसबुक की ऑयल बिजनेस में कोई हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि फेसबुक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर होल्डर नहीं है, फेसबुक जो है रिलायंस जियो का शेयर होल्डर। फिर फाइबर बिजनेस फिर वो अलग चल रहा है। तो ऐसे बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक अपने यहाँ के स्टूडेंट हैं, अब तो स्टूडेंट नहीं है, अब वो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है, तो उनसे बात होती रहती है टाइम टाइम पर। एक दिन ऐसे ही आपके जैसे ही ऐसे किसी बेंच पर वो बैठे हुए थे, जैसे आप पढ़ रहे हो वैसे वो पढ़ रहे थे, वेरी सिंसियर गाय, अच्छी पढ़ाई करी उन्होंने, डायनेमिक पर्सन ही वाज, ही क्लियर्ड IAS एग्जाम, ही चूज IRS स्ट्रीम, असिस्टेंट कमिश्नर से प्रमोट होते होते अभी वो कमिश्नर इनकम टैक्स है, मतलब 4-5-6 स्टेट के इनकम टैक्स को भी वो एक स्पेसिफिक एरिया को कंट्रोल करते हैं। ही वॉज पोस्टेड इन मुंबई, तो ही सेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का रिटर्न मेरे पास फाइल होता है और उसमें कोई प्रॉफिट ही नहीं होता, इनफैक्ट लॉस होता है। तो हजारों करोड़ रुपए बना रही है कंपनी और प्रॉफिट ही नहीं है। यही तो, ये सब कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, उसमें सब्सिडरी में प्रॉफिट है, होल्डिंग में नहीं है, दूसरी तीसरी चौथी सब्सिडरी में प्रॉफिट है। बहुत चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती हैं, उनको टैक्स प्लानिंग करनी है, उनको फैमा की प्लानिंग करनी है, उनको कंपनीज एक्ट की प्लानिंग करनी है, उनको सेबी गाइडलाइंस की प्लानिंग करनी है,
उनको पॉलिटिकली करेक्ट भी दिखना है, उनको जनता के सामने भी ठीक दिखना है, सब चीज़ें मिला जुला के वो बढ़िया अच्छा सब सेटअप कर। तो ये जो बात है ना बेटा, तो रिलायंस जो है वो बहुत सारी कंपनी है। रिलायंस एक कंपनी का नाम नहीं है, ग्रुप ऑफ कंपनीज है, और होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, ऐसे सब कंसर्न्स हैं। इतना सब मैनेज कैसे कर लेते हैं, बड़ी बात है बेटा इतना सब मैनेज करना। तो उसके लिए धीरू भाई अंबानी के जीन्स होने चाहिए ब्लड में, फिर कर सकते हैं मैनेज। सर एक बॉटल खून चढ़वा लें उन केस भाई का। हाँ बेटा उससे ना हो पाएगा। आप शाणे बन रहे हो, ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी टू जनरल। आरओसी ने बोल दिया कुछ भी करूंगा ऐसा नहीं लिख सकते आप। ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी टू स्पेसिफिक। इलॉन ही बोल रहा है, ये मैं बोल रहा हूं। बहुत पिन पॉइंटेड ऑब्जेक्ट मत रखो, कल को जरा सा भी दूसरा काम करना हुआ वो नहीं कर पाओगे। पापा बोले कहाँ जा रहे हो? बोले पापा कसम खा के कहता हूँ आपकी कसम, यहाँ से सीधे राहुल के घर जाऊंगा, वहां बैठ के हम पढ़ाई करेंगे, फिर मैं वापस आ जाऊंगा, आपकी कसम अगर मैं कहीं और। बहुत पिन पॉइंटेड ऑब्जेक्ट रख लिया। राहुल के यहाँ जैसे ही पहुंचे आप, उसके पापा का बीपी बढ़ने लगा। बोले बेटा तू कार लाया ना, चल जरा डॉक्टर के लिए चल। पापा की कसम खाई मैंने, बोल के आया हूं यहाँ के अलावा कहीं नहीं जाऊंगा। इंसिडेंटल और एंसिलरी काम भी नहीं। वो बोले यार अरे बुक घूम गई है, कॉपी लानी है, पेन लाना है, कैलकुलेटर। बोले नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। कसम खाई, और मैं कसम में विश्वास करता हूँ, झूठी कसम खाई तो आदमी निपट जाएगा। इतने पिन पॉइंटेड भी मत रहो। इंसिडेंटल, एंसिलरी ऑब्जेक्ट, थोड़े इधर उधर की बातें, ये भी सब ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखना चाहिए। किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम गूगल कर लेना, मिल जाएगा एक हाथ दो कंपनियों का, तो उसको पढ़ना। वो पूरा एक बड़ा सारा पैराग्राफ होता है, और उसमें ना मतलब जैसे मैंने बोला ना सीमेंट, उनको करना कुछ नहीं, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग फुल स्टॉप। बट वो लिखेंगे वी विल इंपोर्ट सीमेंट, वी विल एक्सपोर्ट सीमेंट, वी विल मैन्युफैक्चर, वी विल डू ट्रेडिंग, वी विल बाय सेल, वी विल बिकम डीलर, एंड वी विल डील इन अदर बिल्डिंग मटेरियल्स ऑल्सो। ऐसे वो लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट। इलीगल नहीं होना चाहिए, वो हम पहले ही पढ़ चुके। स्मगलिंग करूंगा। अरे यूपी में रहते हो आप, आपने बोला एक कंपनी बना लेते हैं, राकेश कुमार अपहरणकर्ता प्राइवेट लिमिटेड। यही बिजनेस है, बोला हम अपहरण करते हैं। अच्छा चलता है साहब, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा है, दो चार देसी कट्टे हैं बस। कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज में लिखी होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या लिखी होती बेटा? नंबर ऑफ शेयर्स भी लिखे होते हैं, फेस वैल्यू पर शेयर भी। मतलब तीन चीजें हो गई। ऑथराइज कैपिटल इज 1 करोड़ रुपीज डिवाइडेड इनटू 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ई। ऑथराइज कैपिटल का अमाउंट भी लिखा होगा, नंबर ऑफ शेयर भी लिखे होंगे, फेस वैल्यू पर शेयर भी लिखी होगी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑथराइज कैपिटल? चैट बॉक्स यहाँ दोनों साइड बोलो। उससे ज्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। पर सर बाद में बढ़ा सकते हैं क्या? हाँ वो बढ़ा सकते हैं, वो बाद में बढ़ेंगे, बट अभी तो यही काफी। तो सर हम भी ना बहुत होशियार हैं, हम तो शाणे हैं सर। हम पहले दिन ही लिख देंगे ऑथराइज कैपिटल इज 5,000 करोड़ रुपीज। इतनी तो रिलायंस की भी नहीं है जितनी मैंने लिख दी। एग्जैक्टली exactly. स्टैम्प ड्यूटी लग जाएगी। जितनी बड़ी ऑथराइज कैपिटल रखोगे, रजिस्ट्रेशन फीस उस प्रपोर्शन में लगेगी आपकी, स्टैम्प ड्यूटी उस अनुपात में लगेगी। तो दोनों चीजें आपकी बढ़ जाएंगी और कंपनी बनाना आपके लिए हो जाएगा महंगा। इसलिए जितनी अपनी हैसियत, तो मालूम पड़ा आपने ऑथोराइज कैपिटल इतनी रख दी कि जितनी पेडअप कैपिटल आई थी वो सारी ऑथोराइज कैपिटल की फीस में खर्च हो गई। लाइबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल और एसेट साइड में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस।
बोले वैसे तो बहुत आए थे भाई, 5 करोड़ लाए थे ना, पर सब कंपनी बनाने में खर्च हो गए। बस हमसे अब कंपनी करती क्या? बोले कुछ नहीं करती, अब डोरमेंट हो गई अब तो ये। नहीं चलना है भाई, ऐसे नहीं चलेगा। एक चीज और लिखें, नंबर ऑफ शेयर्स ईच सब्सक्राइबर इज रेडी टू टेक। आपको ना ये भी लिखना पड़ेगा कि कंपनी का हर सब्सक्राइबर कितने शेयर लेने को तैयार है। मिनिमम मैक्सिमम नहीं, एग्जैक्ट। जो लोग मेमोरेंडम साइन करते हैं ना बेटा, वो सब्सक्राइबर कहलाते हैं। डू यू नो दैट? जो मेमोरेंडम साइन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? सब्सक्राइबर। अब जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको जैसे ही कंपनी रजिस्टर होती है, उस पॉइंट ऑफ टाइम से वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। वहीं के वहीं, वहीं के वहीं वो कंपनी के क्या बन जाते हैं? शेयर होल्डर। इसलिए एक रूल उसमें कर दिया कि यार आप जब साइन करो तो ये तो लिखो कि आप कितने नंबर ऑफ शेयर लेने को तैयार हैं। आप और मैंने मिलकर एक कंपनी बनाई, मैंने लिखा 5000 शेयर, आपने भी लिखा 5000 शेयर। एज सुन एज द कंपनी इज रजिस्टर्ड, इमीडिएटली वी विल बिकम शेयर होल्डर फॉर 5000 शेयर। अभी कोई अलॉटमेंट फलॉटमेंट करने की जरूरत नहीं है, कंपनी बनी और हम 5-5 हजार शेयर के मालिक हो गए। ये लिखना है आपको, नंबर ऑफ शेयर्स ईच सब्सक्राइबर इज रेडी टू टेक। आगे चेंज हो जाए तो भी ये एक्चुअली अच्छा, एक बात और बड़ी मजे की बताऊं मैं, ये जो चीज है ना, ये सिग्नेचर क्लॉज का हिस्सा है कि जहां आप साइन करोगे वहां लिखोगे अपने नंबर ऑफ शेयर्स। तो कल को अगर आप और शेयर ले भी लें तो इस सिग्नेचर क्लॉज में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक बार जो साइन हो गया तो हो गया। अब ये पिपले आना पे एक नया फ्लाईओवर बना, चीफ मिनिस्टर साहब आए कमलनाथ जी, और उन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया, उनके नाम का पत्थर लग गया वहां पे ब्रिज के पास, सरकार गिर गई। मामा जी आ गए अपने अपने प्यारे मामा जी। तो अब क्या हुआ? मामा जी आए तो वो शिलालेख गिराएं कि ब्रिज गिराएं, कि दोनों गिरा दें, कि कुछ ना गिराएं? कुछ भी गिराने की जरूरत नहीं है, वो पुराना नाम अभी भी बना रहेगा। मैं और शेयर ले लूं तो भी मेमोरेंडम में सब्सक्राइबर की हैसियत से मेरे उतने ही शेयर लिखे रहेंगे। मैं शेयर बेच के बाहर हो जाऊं कंपनी से तो भी मेरा नाम कंपनी में अमर हो गया। अब अगले 200 साल ये कंपनी चलेगी, सब्सक्राइबर में मेरा नाम दिखता रहेगा कि ये हैं फाउंडर कंपनी के। मेमोरेंडम छपेगा, मेरा नाम जरूर दिखेगा वहां पे। हाँ, बीच में किसी ने हाथ उठाया था। इसकी कोई लिमिट मैक्सिमम मिनिमम तो है ही नहीं, मैंने बताया था एक एक शेयर से भी आप सब्सक्राइबर बन सकते हैं। कि एक शेयर मैं लूंगा, एक शेयर आप लेंगे, कम से कम एक शेयर लेना पड़ता है क्योंकि आधा शेयर लेना अलाउड नहीं। कोई पास करेगा इस डाउट को बीच में से? फिर से एक बार प्लीज। हाँ हाँ, आपने जोर से बोला, फिर से बोलो। डोमिनेंट क्या? एक मिनट, बीच में कोई था वो जोर से अच्छा कह रहा था, जरा फिर से बोलो। हाँ तो आप लिख लो ना, शुरू से ही लिख दो कि मेरे 5100 शेयर एज ए सब्सक्राइबर और आपके 4900 शेयर एज ए सब्सक्राइबर। बाद में अपन किसी और को शेयर इशू ही नहीं करेंगे, करेंगे तो अपन ही इसी प्रोपोर्शन में और लेते जाएंगे, तो अपना कंट्रोल हमेशा बना रहेगा। वो कर सकते हैं, बट जब पैसा चाहिए होता है तो दूसरों से पैसा लेना ही पड़ता है और अपना कंट्रोल डाइल्यूट करना ही पड़ता है। अब जो फ्लिपकार्ट के प्रमोटर थे उनमें से एक तो पूरी तरह से बाहर हो गए, और दूसरे भाई साहब जो है उनकी भी 1-2% शेयर कैपिटल है बस। जो अब जो एप्पल के प्रमोटर थे, कौन? स्टीव जॉब्स। एक टाइम पे उनके पास सिर्फ 10% शेयर रह गए थे एप्पल के, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उनको निकाल के बाहर कर दिया था, आउट। आपने पढ़ी होगी ना उनकी ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, आई डोंट नो, बायोग्राफी है जो भी है, अच्छी बुक है, पढ़ना अच्छी। तो वो उसको उन्होंने उनको एक बार से ऐसा मार के बाहर चलो। जिस आदमी ने कंपनी को बनाया बड़ा करा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उसको ही बाहर कर दिया, क्योंकि उसकी शेयर होल्डिंग क्या हो गई? कम। थोड़े सन की मिजाज तो वो थे ही। तो बाद में उन्होंने एक दूसरी कंपनी बना ली, और वो दूसरी कंपनी जो है वो एप्पल से ज्यादा चलने लग गई, क्योंकि वो कंपनी तो प्रमोटर के दम पे चलती है। और फिर उसके बाद उनको वापस एप्पल में ले लिया गया। तो अगर आपको बने रहना है तो या तो आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लॉज डाल दो,
कि मुझे हटाना है तो 95% वोट लगेंगे, एंट्रेंचमेंट कर दो, बस फिर गद्दी पे आप परमानेंट आ गए। और गद्दी पे परमानेंट आने की कोशिश करोगे और लोगों को लगे इस आदमी में काबिलियत नहीं है, तो लोग उस कंपनी के शेयर ही नहीं खरीदेंगे। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कैपिटल क्लॉज वंस अगेन? अनविक, कैपिटल क्लॉज में होगी ऑथोराइज कैपिटल 1,00,000 रुपए, नंबर ऑफ शेयर 10,000, फेस वैल्यू पर शेयर 10 रुपए, फुल स्टॉप, खत्म। सिग्नेचर क्लॉज में होगा नंबर ऑफ शेयर सब। हाँ बेटा, और हम जानते हैं ओपीसी में क्या देना पड़ेगा साथ में, उस नॉमिनी का नाम, जो शेयर होल्डर बन जाएगा शेयर होल्डर की डेथ होने की केस में। ये गिरा है कि सब्सक्राइबर बाद में डकैत बन गया, फिर उसको कंपनी से बाहर निकाल दिया, तो भी कंपनी के मेमोरेंडम में तो उसका नाम रह ही गया, तो अब तो इस कंपनी के शेयर कोई खरीदेगा ही नहीं। नहीं नहीं बेटा, लोग भी जानते हैं कि इसका नाम रह गया, इसका पावर तो कुछ भी नहीं है, तो अगर वो कंपनी में नहीं है तो लोग कंपनी के शेयर खरीदेंगे। पब्लिक सब समझती है बेटा। आपका सवाल शायद ये था कि उस बंदे ने कंपनी छोड़ भी दी तो भी उसका नाम मेमोरेंडम में रह गया। वॉज दैट योर क्वेश्चन? उसके छोड़ने के बाद उसका कोई इफेक्ट नहीं है, जैसे ही नया डायरेक्टर आ जाता है। जो यस बैंक डूब गया था, वापस निकाल लाया ना आरबीआई उसको, क्योंकि उसके डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मिस्टर राणा कपूर को हटा दिया और नए बंदे को वहां पर अपॉइंट कर दिया। जैसे ही पुराना बंदा हटा, वो आज भी शेयर होल्डर हैं, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे अब वो, मतलब जो मेन पोजीशन है एमडी की या सीईओ की, वहां से उनका कंट्रोल चला गया। जैसे उनका कंट्रोल गया तो कंपनी के वापस से शेयर ऊपर उड़ गए। जैसे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी अलग हुए, तो अनिल अंबानी के साथ भी तो धीरू भाई अंबानी का नाम जुड़ा हुआ था, बल्कि उन्होंने तो ग्रुप का नाम ही रखा था अनिल धीरू भाई अंबानी ग्रुप। जेनेटिकली तो वो भी उतने ही स्ट्रांग हैं, नाम तो उनके पास भी पिताजी का था, और उनके पास तो टेलीकॉम बिजनेस था जो मुकेश अंबानी के पास नहीं था, जो सबसे ज्यादा फ्लरिशिंग बिजनेस था। लेकिन उनमें वो काबिलियत नहीं रही होगी जो मुकेश जी में रही थी या है आज भी, तो वो ग्रुप डूब गया। और कभी कभी कुछ लोग अनफॉर्चुनेट भी होते हैं बेचारे, आपके पैसे डूबने हैं तो कहीं ना कहीं तो डूब ही जाएंगे। हो जाए, हो गया हो। वेरी, लाइबिलिटी क्लॉज, या तो आप लिखेंगे लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड कैपिटल, या आप लिखेंगे लिमिटेड अप टू द अमाउंट ऑफ गारंटी मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या फिर क्या लिखेंगे, अनलिमिटेड। इन तीन में से कोई एक चीज आपको लिखनी पड़ेगी। अच्छा, गारंटी कंपनी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि गारंटी का अमाउंट कब कॉल हो सकता है, ओनली एट वाइंडिंग अप और एट एनी टाइम। ओके, यहां भी जवाब चाहिए मुझे चैट बॉक्स में भी। हम बेटा गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल की बात कर, इवन इफ इट इज विद शेयर कैपिटल, तो हमारा फोकस फिलहाल गारंटी पे है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट शेयर।
यस, ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि जो गारंटी का अमाउंट है ये क्यों बुलाया जाएगा? तो उसका एक कारण है फॉर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी। भाई कंपनी बंद हो गई और आउटसाइडर को देने के लिए कंपनी के पास पैसा नहीं है, बैंक लोन चुकाने का पैसा ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे इस केस में? तो गारंटी का अमाउंट बुलाओ। असेट बेची हमने सर, असेट बेची कि बैंक का लोन चुका दें, पर असेट ना रुपए की 4 आने हो गई। 4 आने शायद आप नहीं समझते होंगे, समझते हैं 25 पैसे, 25%। पहले ना 1 रुपए में 100 पैसे नहीं होते थे, 1 रुपए में 16 आने होते थे। पता है ये बात ना? हाँ, अर्लियर बिफोर इंडिपेंडेंस 1 रुपी वॉज इक्वल टू 16 आना, नॉट 100 पैसा। So 1/4 of the rupee was 4 आना, 4 आना, 4 आना, 8 आना, 12 आना। It was like that. Anyways, तो हम तो इधर आ जाएं फिलहाल कि रुपए का 4 आना हो गया, यानी असेट बेचने गए तो कुछ मिला ही नहीं यार। अब बैंक का लोन कैसे चुकाएं? ना चुका पाए, फिर क्या करें? शेयर होल्डर को बुलाओ, तूने गारंटी दी थी ना, तू था ना जो सीना ठोक के कह रहा था कि कोई नहीं है तो मैं हूं। बोले मैं तो अभी भी हूं, मैं हूं, मुझे देखो, पर मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। नहीं भाई, तुझे पैसा तो देना पड़ेगा। मैक्सिमम कितना? जितना मेमोरेंडम में गारंटी का अमाउंट लिखा है। और ये किसी ने लिखा 80 पैसे, नहीं 80 पैसे नहीं। फॉर एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप, वो लिक्विडेटर आएगा तो उसकी फीस भी तो देनी पड़ेगी, और कुछ खर्चे होंगे वाइंडिंग अप पे। सर वाइंडिंग अप पे भी भला खर्चे होते हैं? हाँ, आज की तारीख में आईबीसी में जो भी कंपनी जाती है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में, तो सबसे पहले एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी होता है जिसने वो एग्जाम पास कर रखी है, आरपी वाली। तो आरपी की फीस होती है, फिर 6 वैल्यूअर अपॉइंट होते हैं उसमें, 6 वैल्यूअर्स, उन 6 के 6 वैल्यूअर्स की फीस देनी पड़ती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं। तो वाइंडिंग अप करने के अपने खर्चे होते हैं। अब थोड़ा अजीब सी बात है, लेकिन अगर कोई मर जाए तो भी घर में खर्च होता है क्या? किसी की डेथ हो जाने पे भी खर्च होता है क्या पैसा? तो डेथ हो गई, अब क्या खर्च है? हाँ, फ्यूनरल तो करना पड़ेगा, उसके एक्सपेंसेस होंगे। और गांव में छोटी जगह पे तो लोगों को खाना भी खिलाना पड़ता है कि ये मर गए, आप खाना खाओ। हाँ, फैक्ट है। और जितना छोटा गांव उतनी बड़ी रसोई, उतने ज्यादा लोगों को बुलाया जाता है उसमें। तो वो खर्चा होता है, गरीब आदमी को तो कर्ज लेके करना पड़ता है, नहीं करे तो समाज के लोग तू तू करते हैं कि अरे बेकार है ये तो वाइंडिंग अप के भी खर्चे हैं बेटा, मुफ्त में आदमी निपटता भी नहीं है। वाइंडिंग अप के भी खर्चे हैं, और हम तो इतने मालूम पड़ा कि हाँ 13वीं करियावर आए हाय। सही बोला बेटा आप। फॉर एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप भी गारंटी का अमाउंट एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है भाई, सब कर लेंगे। और म्यूचुअल एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। मतलब ये क्या है म्यूचुअल एडजस्टमेंट? अरे क्या है, हम दोनों गारंटर थे 1-1 लाख के, कंपनी को पड़ रहे थे 20,000 रुपए कम, तो आप दे दो। हेलो, 1-1 लाख के हम दोनों गारंटर है, कंपनी को 20,000 कम पड़ रहे हैं, तो आप दे दो, बात खत्म। हाँ बोलो। हाँ हाँ। हाँ, इधर से तो कोई हाँ बोली नहीं, नहीं बोल रहा, तो इन सब के लिए हाँ मान लेता हूं मैं। ये भी नो कह रहे हैं। तो अब मुद्दा ये है कि आप क्यों अकेले 20,000 दोगे? पर क्या हुआ, मैं फॉरेन गया हुआ था और आप ही अकेले यहाँ अवेलेबल थे, तो आपने 20,000 दे दिए, उससे आउटसाइडर का पेमेंट हो गया। जब मैं आऊंगा तो लिक्विडेटर मुझसे 10,000 मांगेगा, मैं बोलूंगा अब तो हो गया ना हिसाब, अब क्या है? बोले नहीं भाई साहब, आपसे लेंगे और इनको देंगे। म्यूचुअल एडजस्टमेंट, उसके लिए भी गारंटी का अमाउंट कॉल हो सकता। सर कंपनी डूबने वाली थी, गारंटी का अमाउंट लगने वाला था, तो मैंने ना अपने शेयर एक ऐसे डमी पर्सन को बेच दिए। मतलब वो पर्सन है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो इतना गरीब है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। तो मैंने उसको कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर दिया और थोड़े पैसे दे दे कि ले खा पी ऐश कर।
हिंदुस्तान में तो लोग एक बोतल दारू से बिक जाते हैं, वोट तक बिक जाते हैं, दारू की बोतलें बटती है और वोट बिक जाता है। सर मैंने उसको एक बोतल दारू पिलाई, मदिरा पान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, वैधानिक चेतावनी। मैंने उसको एक बोतल दारू पिलाई, वो मेरे शेयर खरीदने को तैयार हो गया, मैंने उसको शेयर बेच दिए। 3 महीने बाद कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई। अब लोग ढूंढ रहे हैं कौन है मेंबर, कौन है, बोले ये रहा, ये मेंबर है, ये पैसे देगा। इसकी जोर से कॉलर पकड़ लिया है, पैसे दे, तो चक्कर खा के गिर के अस्पताल में भर्ती करके उसके पैसे देने पड़े। सर ये बढ़िया काम है यार, अपन मतलब भाग जाओ और इसको बना दो मेंबर। 1 साल तक आपके मेंबरशिप छोड़ने के बाद 1 साल तक भी कंपनी बंद हुई ना, तो भी आप लायबल हैं। आपने मेंबरशिप छोड़ दी और 1 साल तक कंपनी पैसे कम पड़े, तो भी आप लायबल। सर मैंने कंपनी छोड़ी, 3 साल निकल गए, फिर कंपनी डूब गई, अब कोई बात नहीं, अब चल रहा है, सब कुछ सही है, ठीक है। चलिए जी बोलिए। नहीं नहीं, लॉस हुआ तो भी पहले एग्जिस्टिंग मेंबर ही देंगे, मगर फिर वो एग्जिस्टिंग ना दे पाए तो पुराने की गर्दन पकड़ लेंगे, और प्रॉफिट होगा तो ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही मिले, ठीक है। अरे बेटा, रियल लाइफ में सब प्लानिंग करना के लिए मैंने क्या बोला है कि आसान नहीं है। आपका ताकतवर होना जरूरी है तो सब प्लानिंग हो जाती है, और अगर आप कमजोर हैं तो सारे लॉजिक के बाद भी आप केस हार सकते हैं, दैट सिंपल। तो ये जब भी आपके दिमाग में डाउट आए, एक चीज दिमाग में क्लियर करो, क्या ये डाउट आप रियल लाइफ के एंगल से पूछ रहे हैं, या ये डाउट आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं? दोनों के जवाब अलग अलग होते हैं। रियल लाइफ में सर अगर ऐसा हो गया तो पैसे हैं तुम्हारे पास, हाँ बस चिंता करो, ऑफिस आ जाना, बस। अरे यार तुम मतलब यार जेम ऑफ ए पर्सन यार। जैसे आपने प्रॉब्लम पूछी, सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, मैंने कहा पैसे हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इसके हिसाब से इतने पैसे हैं, ऑफिस आ जाते। तेरे को बाहर निकालेंगे तो चिंता मत कर, मैं नहीं निकालूंगा, तो मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, कोई ना कोई निकाल लेगा। पूरा हिंदुस्तान घूम करके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पढ़ाया है मैंने, पूरे इंडिया में नेटवर्क है मेरे पास, कोई सी सिटी में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई कंपनी सेक्रेटरी, किसी भी स्ट्रीम का जरूरत पड़े तो मैं ढूंढ के लाके दूंगा आपको, डोंट वरी। तो हाँ, उसका मुझे कमीशन मिलेगा, रेफरल। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पैसे होने चाहिए बस तुम्हारे पास, बाकी सब काम हो जाए। ये रियल लाइफ का आंसर था। अगर आप लीगली आंसर पूछ रहे हो तो फिर मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होगा फिर वैसा होगा। हाँ बेटा। नहीं, 10 का शेयर 5 मतलब आप पेड अप कैपिटल पे आ गए। पेड अप कैपिटल तो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी कभी भी कॉल हो सकती है। अच्छा, वो एक अलग डायरेक्शन में आप चले गए कि सर एक शेयर कैपिटल वाली कंपनी है, उसकी अनपेड कैपिटल मुझ पे कॉल हुई, मेरे पास पैसे ही नहीं है सर, मैं क्या करूं? अच्छा, अलग डाउट है। अच्छा, अब ये एक अलग डायरेक्शन में मुझे ले गए कि कंपनी का 10 वाला शेयर 5 रुपए पेड अप है और पैसों की जरूरत है, और कंपनी पब्लिक इशू लाए, तो लोग बोले बावरे ये इनसे 5 तो ले ले पहले, फिर पब्लिक इशू लाना। बोला हमारी चॉइस है, इनसे हम बाद में लेंगे, अभी पब्लिक इशू का अच्छा माहौल है, अच्छे ज्यादा पैसे आ जाएंगे, क्योंकि भैया बाजार में भाव एकदम चढ़ा हुआ है, इतनी तेजी वाले बाजार में इशू लाऊंगा तो महंगे दाम पे शेयर बिक जाएंगे, मैं इनसे बाद में ले लूंगा, ये तो फंस गए ऑलरेडी, नई मुर्गी फंसाऊं। कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल अलाउड। एग्जैक्ट 1 ईयर में भी लायबल है बेटा, एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट के बियॉन्ड जाना चाहिए। 1 साल 1 दिन, 1 साल में लायबल, 1 साल 1 दिन में लायबल नहीं। हाँ। अब ये तो सब कंटेंट की बात होगी कि मेमोरेंडम में ये सब होना चाहिए। सवाल ये है कि मेमोरेंडम में फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो मेमोरेंडम का फॉर्मेट होना चाहिए ये वाला, ये देखो ये आया, इधर आ गया, ये कहीं पे भी लिख लो, ऐसा बॉक्स बनाना जरूरी नहीं है।
फॉर्मेट इन टेबल ए टू टेबल ई ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 4 सबसेक्शन 6। सेक्शन 4 सबसेक्शन 6 में ये लिखा है कि शेड्यूल नंबर 1 में जो फॉर्मेट दिए हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। कहां पर फॉर्मेट दिए हैं? शेड्यूल नंबर 1 में जो फॉर्मेट दिए हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। और शेड्यूल 1 में जो टेबल्स हैं ABCDEFGHIJ, ऐसी टेबल्स वहां पर दी हुई है। तो एक काम करो ना, लिख लो आप, ऐसी एक लिस्ट बना लो, टाइटल लिखो शेड्यूल 1। ये हो गया, ये चार्ट खत्म हो गया, अब एक नई बात कर रहे हैं हम। तो जब वाइंडिंग अप होगा तब शेयर की करंट वैल्यू से पैसा लेंगे या बेस वैल्यू से? नहीं मतलब मैं तो सवाल ही नहीं समझ पाया। बेस बेटा, जो वाइंडिंग अप पे पैसा कॉल होता है वो अनपेड कैपिटल कॉल होती है, मार्केट वैल्यू से तो कोई कॉल्स तो मार्केट वैल्यू पे बेस्ड होती ही नहीं है, चाहे कंपनी चल रही हो चाहे बंद हो। कॉल्स तो अनपेड कैपिटल पे ही काउंट होती। हाँ तो लिखिए टेबल ए। टेबल ए इज फॉर एमओए ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ऐसा लेफ्ट में लिखो टेबल ए, फिर इधर पूरा डिस्क्रिप्शन वाली साइड पे आप लिखो एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। टाइटल लिखा शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के नीचे एक ऐसा टेबल बना लो आप, जिसमें एक साइड तो टेबल का नाम लिखो और दूसरे साइड टेबल की डिटेल लिखो। टेबल ए कंटेन्स, टेबल ए में क्या दिया है? एम ओ ए ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। इसके नीचे लिखो टेबल बी, एमओए ऑफ गारंटी कंपनी। एमओए ऑफ गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। टेबल बी में लिखो, टेबल सी में लिखो, आई एम सॉरी, एमओए ऑफ गारंटी कंपनी, अगेन गारंटी बोल रहा हूं, एमओए ऑफ गारंटी कंपनी विथ शेयर कैपिटल। उसके बाद में लिखो टेबल सी, डी आई एम सॉरी, गेस व्हाट, एमओए ऑफ अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी विथ, विदाउट, क्या बोलूं, चलो गेस करो, विदाउट शेयर कैपिटल। फिर कौन सी टेबल आ गई? ई, लिखो अनलिमिटेड विथ शेयर कैपिटल, एमओए ऑफ अनलिमिटेड कंपनी विथ शेयर कैपिटल। ये तो सब मेमोरेंडम के फॉर्मेट है। एक काम करते हैं, आर्टिकल के फॉर्मेट की लिस्ट भी हम यही बना लेते हैं। टेबल ई के बाद लिखो टेबल एफ,
टेबल एफ है AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लिमिटेड बाय शेयर्स, किस कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर उसके बाद में AOA ऑफ गारंटी कंपनी, टेबल कौन सी आ गई अब? जी, हाँ टेबल जी है। टेबल जी, AOA ऑफ गारंटी कंपनी माइंडेड विथ शेयर कैपिटल। यार इसको ही विदाउट रख देते ना तो अच्छा सीक्वेंस रहता, कि वहां भी पहले विदाउट विथ चल रहा था, यहाँ भी विदाउट विथ चल जाता। पर पता नहीं है कहाँ नींद में थे, भांग खा के सो रहे थे, क्या कर रहे थे, इन्होंने पहले विथ कर दिया इसमें। अब ये याद रखना पड़ेगा कि मेमोरेंडम में पहले विदाउट आती है फिर विथ आती है, यहाँ याद रखना पड़ेगा कि ये पहले विथ आती है फिर विदाउट। चलो क्या करें, लिखो। टेबल जी किसके लिए हो गया? AOA ऑफ गारंटी कंपनी विथ शेयर कैपिटल। फिर हाँ आर्टिकल, सब आर्टिकल ही अब सब। टेबल H, AOA गारंटी विदाउट। आर्टिकल है बेटा, ये भी आर्टिकल, अब मैं बोल दूंगा पूरा, चिंता मत करो। टेबल I, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अनलिमिटेड कंपनी विथ शेयर कैपिटल। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना वो पार्टिसिपेट करते रहे हैं, जैसे ये लोग बीच बीच में बोल भी रहे हैं, मैंने नहीं पूछा तो भी बोल रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, ये बोलना चाहिए, दिस इज गुड। तो ऐसे आप भी बीच बीच में टाइप करते रहो, मैंने नहीं पूछा है तब भी, और जब पूछूं तब तो जवाब देना ही देना है। हाँ क्या लिखा आपने? टेबल कौन सा लिखा? आई, तो जे भी तो लिखो फिर। टेबल जे, टेबल एच रिपीट कर दूं? अभी बताता हूं बेटा जे के बाद। टेबल जे, AOA अनलिमिटेड, कौन सी वाली? विदाउट, कुछ सही कहा। अच्छा टेबल एच तो बता दो ये जरा एक बार क्या था? गारंटी विदाउट, AOA ऑफ गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल था बेटा टेबल एच। ठीक है, चलिए तो अब बाकी चीजें कल देखते हैं। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय बाय।